अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये खौफनाक कहानी मुझे भेजी है शाजिया एहसन ने कराची से। शाजिया कहती हैं, जहां ये कहानी खौफ से भरपूर और आपके जिस्म पे एक लर्जा तारी कर देगी, वहीं पे कहानी के एंड में एक बेहतरीन मैसेज भी है। शाजिया कहती हैं, ये उस वक्त की बात है कि जब मैं अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी थी। वहीं पे हमारे एक दोस्त थी, उसके भाई की शादी थी। मैं अपनी फ्रेंड की भाई की शादी में ना सिर्फ शामिल थी, बल्कि जिस तरह एक दोस्त बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, मैंने भी भरपूर उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वहीं पे पहली दफ़ा मैंने एहसन को देखा। एहसन को अल्लाह ताला ने जहाँ शक्ल सूरत बेइंतहा कमाल खूबसूरत किस्म की दी थी, वहीं पे ऐसी अट्रैक्शन भी उसके अंदर थी, लंबा चौड़ा कद, और जिस तरह वो खड़ा मुस्कुरा रहा था और जिस तरह सारी लड़कियां घूर घूर के उसको देख रही थीं, तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि काश एहसन एक दफ़ा मेरी तरफ भी देख ले। और यूं उस शादी में घूमते फिरते एहसन की निगाह कब मुझ पे पड़ी है मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैंने ये देखा कि एहसन अब बहाने बहाने से मुझे घूर रहा है और मैं उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुकी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए चमक थी, और जिस तरह बाकी लड़कियां अभी भी एहसन के पीछे थीं और उसको घूरने की कोशिश कर रही थीं या इस अंदाज में उसके सामने आने की कोशिश कर रही थी कि एहसन आंख भर के उनको देख ले, लेकिन एहसन ने किसी को पसंद कर लिया था और वो थी मैं। यूं थोड़ी देर के बाद एहसन बहाने से चलता हुआ मेरे पास आया और एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास मुझे पेश किया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो गिलास उससे ले लिया। ये हमारी ज़िंदगी की पहली मुलाकात थी। वहीं पे उसने अपना तारुफ कराया, मेरा नाम एहसन है, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? मैंने कहा, जी मेरा नाम शाजिया है। और जिस अंदाज में मैंने उसे अपना नाम बताया था, तो उसको महसूस हुआ जैसे मैं भी उससे बात करना चाह रही हूं। यूं उसने बातें करना शुरू कर दी और मैं भी उसके साथ बातें करती गई। बातें करते करते वहीं हम दोनों को अंदाज़ा हो गया, हम दोनों एक दूसरे को ही बेइंतहा अच्छे लगे हैं। और अगले दिन फिर से एक शादी का फंक्शन था। एहसन खूब बन संवर कर आया था और मैं भी इस अंदाज में बन संवर के आई थी कि आज एहसन को पसंद आ जाऊं, कोई देखे न देखे। और ऐसा ही हुआ। जब मैं पहुंची तो आंखों में ऐसी चमक थी एहसन की, मुझे देखते बोला, आज तो आप कमाल लग रही हैं, आज तो आप कयामत ढा रही हैं। और यूं हम दोनों के बीच में पसंदीदगी का जो सिला था वो अब लफ्ज़ों में इस अंदाज में एक दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया कि एहसन ने दबे लफ्ज़ों में मुझसे कह दिया, शाजिया मैंने कल ही आपको पहली दफ़ा देखा था, लेकिन मेरे दिल में ऐसी आग भड़क उठी है कि मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। और यूं हम दोनों ने ना सिर्फ इजहार मोहब्बत कर दिया, बल्कि हम दोनों तैयार हो गए थे कि शादी के बाद भी ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। शादी ख़त्म हो गई, लेकिन जहाँ शादी ख़त्म हुई थी वहाँ पे एक नई शुरुआत हुई थी, प्यार की शुरुआत मेरी और एहसन की। एहसन अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था, उसने जॉब की तलाश शुरू की हुई थी। वो बहुत अमीर फैमिली से तो नहीं था, लेकिन वो हमारी तरह काफ़ी खाती पीती फैमिली से था और उसने अपनी आला तालीम हासिल की थी। अब उसको उम्मीद थी कि वो नौकरी भी किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में करे जहां पे तनख्वाह बहुत ज़्यादा हो। अब मेरी और एहसन की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक बाहर मुल्क से रिश्ता आया।
मेरे माँ बाप को जैसे उस रिश्ते के बारे में पता लगा, लड़के के वालिदैन बाहर मुल्क रहते थे और शादी करके मुझे भी वो लड़का अपने साथ बाहर लेके जाना चाहता था। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं जाना चाहती। माँ बाप को रिश्ता बहुत पसंद था, लेकिन मेरी हाँ या ना उसमें शामिल होनी थी, इसलिए वो रिश्ता रिजेक्ट कर दिया गया। मैं उस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ बेटियों की हाँ या ना को पूछा जाता है जब वो तालीम हासिल कर लेती हैं। तो मेरी शादी जहाँ पे भी होनी थी उसमें मेरी मर्ज़ी शामिल होनी थी, उसके बगैर शादी नहीं हो सकती थी। उसके बाद भी रिश्ते आते रहे, लेकिन मैं मुसलसल इनकार करती रही। मेरी वालदा शदीद गुस्से हो चुकी थी। मेरी वालदा मेरे लिए ज्वेलरी और शादी के लिए जो जो मेन महंगी महंगी चीज़ें होती हैं वो सारी बना चुकी थी। अब सिर्फ मेरी हाँ का इंतज़ार था और उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती। सबसे शादी में महंगी चीज़ जेवरात होते हैं जो तैयार थे। उधर मैं मुसलसल एहसन को बताती कि माँ बाप का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो जो रिश्ता आता मैं उसको बता देती। वो जो बाहर का एक रिश्ता आया था वो भी मैंने एहसन को बता दिया था। उसके बाद भी आते रहे और एहसन ने मजबूरी में कि बड़ी कंपनी में पता नहीं कब जॉब मिले, मैं कम से कम एक छोटी सी जॉब कर लेता हूँ, कम से कम तुम्हारे घर रिश्ता तो भेज सकूँ। यूँ एहसन ने एक कंपनी के अंदर मुलाजमत कर ली। तनख्वाह बहुत ज़्यादा तो नहीं थी जैसे उसकी तालीम थी, लेकिन ठीक थी। जब उसकी जॉब हो चुकी तो एहसन ने कहा अब इस काबिल तो मैं हूं कि तुम्हारे घर रिश्ते के लिए वालिदैन को भेज सकूं। और यूं उसने अपने माँ बाप से जब इस रिश्ते के लिए बात की तो वो कतअन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। एहसन की वालदा ने एहसन को बताया नहीं था, वो पहले से ही अपनी बहन की बेटी को उसके लिए पसंद कर चुकी थी। और एहसन ने जब उनको अपनी पसंद के बारे में बताया तो उन्हें दो टोक लफ्ज़ों में इनकार कर दिया कि नहीं, किसी सूरत तुम किसी और से शादी नहीं करोगे, तुम उसी से ही शादी करोगे। और इधर जब मैंने अपने माँ बाप से बात की कि एहसन रिश्ता लेकर आना चाहता है तो वो लोग भी भड़क उठे कि करता क्या है, इतने बड़े बड़े रिश्ते तुमने ठुकरा दिए, बाहर के रिश्ते ठुकरा दिए, बहुत बिजनेसमैन के रिश्ते आए बड़े बड़े, वो ठुकरा दिए। कैसा लड़का जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी मुलाजमत करता है, उसके साथ तुम शादी करोगी? नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। हम दोनों मिले और एक दूसरे को बताया कि क्या बीती दोनों पर, एहसन के वालिदैन ने क्या कहा और मेरे वालिदैन ने क्या कहा। तो एहसन मेरी तरफ देख के बोला शाजिया, मैं तो तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। तो मैंने आगे से कहा एहसन, मेरी भी तो हालत ऐसी है, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई जीवन साथी है, पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में कोई आया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। उससे पहले आज तक मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आया, तो मैं भी तुम्हारे अलावा किसी और के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। तो फिर क्या ख्याल है, अगर वालिदैन नहीं मान लेते तो चल के निकाह कर लेते हैं, फिर इनको खुद ब खुद मानना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? मैंने कुछ लम्हे सोचा और कहा हाँ, अगर मेरे वालिदैन नहीं मान रहे, मैं मुश्किलों से उनको मना भी लूँ आकर किसी ना किसी तरीके से। तुम्हारे वालिदैन क्या मानेंगे? उसने कहा 1% भी चांस नहीं है वो नहीं मानेंगे। तो ठीक है, फिर निकाह कर लेते हैं। यूँ हम दोनों ने शरई तरीके से निकाह कर दिया। और जब हम दोनों ने निकाह कर लिया तो उसके बाद हम दोनों पहुँचे अपने अपने घरों में और घर वालों को ये खबर सुना दी। एहसन ने अपने माँ बाप को बताया कि मैं निकाह कर चुका हूँ, शाजिया अब मेरी बीवी है। आप लोगों से मैंने कहा था रिश्ता लेकर जाएं, लेकिन आप लोगों ने इनकार किया। मजबूरन ये मुझे कदम उठाना पड़ा है। और इधर जब मैंने अपने घर में ये बात सुनाई तो मेरे माँ बाप भी भड़क उठे कि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। एक रिवायती माँ बाप जिस तरह के जुमले सुनाते हैं, मेरी माँ ने वो सब कुछ मुझे सुना दिया। लेकिन एक जुमला, वो लास्ट जुमला मेरी वालदा का था, अगर तुमने अपनी मर्जी कर ही ली है तो ठीक है, मैं तुम्हें रुखसत कर देती हूँ। एहसन के साथ जो कुछ तुम्हारे लिए तैयार किया था वो तुम्हारे हैं जेवरात, वो अपने पहनो और चली जाओ। लेकिन आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा, तुम्हारा हमारा जीना मरना ख़त्म। आज के बाद तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी। मैं कैसे कह देती कि मैं इस रिश्ते को तोड़ सकती हूँ या उससे तलाक ले लेती हूँ। मैं खामोश रही। यूँ कहा, कहो एहसन को आओ तुम्हें ले जाए।
मैंने एहसन को पैगाम दे दिया कि मेरी माँ बाप मुझसे मरना जीना ख़त्म कर चुके हैं, आज के बाद वो कोई मुझसे नहीं मिलेगा और वो कह रहे हैं आओ ले जाओ। तो उसने कहा मैं अकेला ही आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने बाप को इतना राज़ी कर दिया है कि ठीक है इस घर में ले आओ, लेकिन हम में से कोई भी तुमसे कोई बात नहीं करेगा। मेरे माँ बाप ने भी दो टोक कह दिया है। मैंने दुल्हन क्या बनना था, दुल्हन का लिबास क्या पहनना था, एक बेहतर कपड़ों में मैं दुल्हन बनी। कोई बारात नहीं आई, एहसन अकेला आया और यूं मेरी रुखसती कर दी गई। एहसन के घर में जब मैं पहुंची तो वहां पे 3 दिन सिर्फ मैं दुल्हन की तरह तो रही, क्योंकि एहसन घर में था, उसके बाद उसने जॉब पे भी जाना था। और जैसे ही 3 दिन बाद वो अपनी जॉब पे गया तो एहसन की माँ कमरे में पहुंची और मुझसे बोली, जो क्योंकि मुझसे कोई भी नहीं बोलता था, जब मैं इस घर में भी आ गई थी ना, एहसन के वालिद वालदा बहनें देवरानियाँ कोई भी नहीं बोलती थी। वो मुझे देखती बोली, दुल्हन साहिबा काफ़ी दिन हो गए हैं दुल्हन बने हुए, अब उठिए, मेहरबानी कीजिए और घर का सामान, घर का काम काज भी संभाल लीजिए। मैंने कहा जी माँ जी। मैं उठी और उन्होंने मुझे जो काम काज कहा मैंने करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था काम काज से मुराद थी कि सारे घर का काम मेरे जिम्मे था। सुबह से लेकर रात तक मैंने ही करना होता था। उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया था तो मेरी सास ने फैसला किया था मुझे सज़ा देने का कि इसको सुबह से लेकर शाम तक ऐसा काम कराऊंगी इसको लग पता जाएगा। और ऐसा ही हुआ, सुबह से लेकर शाम तक मुझे इतना रगड़ा लगाया गया, इतना काम कराया गया, जब रात होती तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। ऐसे जब घर आते तो मैं ऐसी थक चुकी होती कि बिस्तर पर लेटते ही सो जाती। तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन इसी तरह मुसलसल मैंने काम किया और पूरे घर का लोड, कोई भी काम को हाथ नहीं लगाता था, सब काम जान के मेरे लिए छोड़ दिया जाता था कि शाजिया ही करेगी। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, सफाइयाँ करना, रोटी बनाना, सालन बनाना, हर चीज़ मेरे जिम्मे था। 10वें दिन मैंने कभी इतनी ज़िंदगी में भी काम नहीं किया था कि सुबह से लेके शाम तक करती रहती। मैं भी एक खाती पीती फैमिली से थी, बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन वहाँ पे भी काम थोड़ा बहुत करना होता था। और वैसे भी मैं तालीम हासिल कर रही थी, मैंने इतना काम नहीं किया था, लेकिन शौहर की खातिर कर रही थी। कि 9वां 10वां दिन था कि मुझे बुखार हो गया। एहसन सुबह सुबह उठे, देखा मेरा जिस्म तप रहा है। वो बोले तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, बस दवाई दे दें ठीक हो जाऊँगी। मेडिसिन लेके आए, टैबलेट लेके आए। एहसन ने मुझे अपने हाथ से टैबलेट खिलाई और कहा तुम रेस्ट करो, और चले गए। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। एहसन नाश्ता किए बगैर गया था और किसी ने भी नाश्ता नहीं बनाया था, मैंने ही बनाना था और मैं बीमार थी। तो सास आई और आते ही बोली, नवाबजादी अभी तक लेटी हुई है? क्या तेरी माँ ने, तेरे बाप ने मुलाजिम भेजे थे जिन्होंने आके नाश्ता बनाना था? नाश्ता किसने बनाना था? सारा घर भूखा बैठा हुआ है नाश्ते के लिए। मेरा शौहर, मेरा बेटा सब नाश्ते के बगैर गए हैं। नवाबजादी तो ऐसे लेटी हुई है जैसे इसको नवाबजादी को नाश्ता बना के यहीं बिस्तर पे दिया जाए। मेहनत करते हैं मेरे शौहर, मेरे बच्चे तब कमा के लाते हैं, इसलिए नहीं कि तेरा पेट पालें। और उसने ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि मुझसे रहा ना गया। और मैंने कहा मुझे बुखार है, मैं बीमार हूं, मैंने जान के नहीं किया इसलिए लेटी हुई हूं। अच्छा, अब बहाने भी शुरू हो गए, आते ही ड्रामेबाजियां भी शुरू हो गई। किसको दिखाने की कोशिश कर रही हो? ये ड्रामे, ये सारा कुछ। सास ने मुझे इतनी सुनाई और कहा उठो, थोड़ी देर के बाद बाहर आओ। मैं लेटी रही, मैंने उठने की कोशिश की, मुझसे उठा ही ना गया। उन्होंने मेरे ख्याल में जैसे कैसे नाश्ता वाश्ता तो अपना बना लिया, और जब दिन का टाइम हुआ तो फिर से आई और उस वक्त वो गुस्से से भरी हुई थी कि तू अभी तक बाहर नहीं निकली। और उसके बाद जो उन्होंने मेरे ऊपर तानों की बारिश कर दी, ऐसा बुरा भला कहा कि तू नवाबजादी, घर से भागी हुई औरत। और अकेली मेरी माँ नहीं थी, वो अपनी बेटियों को भी साथ ले आई थी। वो सारी घर की खवातीन मुझे ताने मार रही थी कि एक तो भागी हुई औरत जो हमारे घर में आके पड़ी है इस अंदाज में कि हम उसकी खिदमत करें, उसको नवाबजादी बना के रहें। ये इज़्ज़त वाले लोग हैं, हम इज़्ज़त वाले घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तुम्हारी तरह बेगैरत ख़ानदान से नहीं है। उन्होंने इतना कुछ बुरा भला कहा। अल्लाह की तरफ से एहसन
ऑफिस तो गए लेकिन उनका दिल नहीं लग रहा था। जानते थे मैं इतने दिनों से मुसलसल काम कर रही हूँ। छुट्टी लेके आ गए और जब घर में दाखिल हुए तो मेरी सास और देवरानियाँ वहीं पे खड़ी मैं लेटी हुई थी और मुसलसल मुझे सुनाई जा रही थी। ये दिन को मेरी सास आई तो उसने आके मुझे कहा, तुम अभी तक उठी नहीं? तो मैंने कहा, मैं कैसे उठूं, मुझे बुखार है। मैंने उठने की कोशिश की, मैं उठ नहीं सकी। तो वो बोली, मेरे शौहर और बेटे जो कमाते हैं, क्या तेरे लिए कमाते हैं, जो घर से भागी औरत है, ताकि उसको बना बना के खिलाएं? तो मैंने आगे से कह दिया, मेरे शौहर भी तो कमाते हैं, एहसन भी तो कमा के ला रहे हैं। ऐसा कब है कि मेरे शौहर नहीं कमाते? बाकी मैंने कोई उफ नहीं की, बीमार हुई हूं तभी लेटी हूं। और अगर आपके शौहर कमाते हैं तो मेरे शौहर भी कमा के लाते हैं। ओ, जबान तो चलाएगी आगे। तेरी जुर्रत कैसे हुई? सास के तेवर ऐसे बिगड़ गए मेरे इस जुमले पे कि फिर मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला और बोलती गई और उसी लम्हे एहसन आ गए। जब मेरी सास बोल रही थी, देवरानियां बोल रही थी, इतना कुछ सुना रही थी कि वो आगे बढ़े और मुझे कहते हैं, शाजिया उठो। मैं एकदम से घबरा गया, एहसन की तरफ देखा और कहा, जो कुछ तुम्हारा सामान है वो उठाओ, बैग में डालो, हम इसी वक्त इस घर से जा रहे हैं। आज के बाद इस घर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसा ने उस वक्त बैग उठाया और सामान भरना शुरू कर दिया। उसकी माँ बेटे से मुखातिब हुई कि बजाय तो बीवी को समझाने के माँ के साथ उसने कहा, माँ मैंने देख लिया है, उससे पहले भी तो घर में काम होता था, अभी ये आई है तो सारा काम इसके जिम्मे है। और अगर उसको बुखार हो गया तो आज ये ताने मारी जा रहे हैं कि वो एक बेगैरत ख़ानदान से है, यानी मैं बेगैरत ख़ानदान से लेके आया हूँ, मुझे नहीं रहना इस घर में। माँ जितना रोकती रही, एहसन मुझे लेके अपने एक दोस्त के घर आ गया जिनका नाम था अहमद भाई और भाभी सलमा। उनको सारी सूरत हाल अहमद ने बताई तो अहमद भाई ने कहा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है एहसन, ये तुम्हारा घर है। सलमा भाभी ने कहा, शाजिया भाभी ये आपका घर है, आप यहाँ आराम से रहो। मुझे बुखार था, उस दिन मुझे टैबलेट वगैरह देते रहे, मैं काफ़ी बेहतर हो गई। 2 दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन अब परेशानी ये थी हम दोनों के लिए, अब हम कहाँ जाए? आ तो गए हैं, आगे क्या करना है? सलमा भाभी ने वहां पे कहा, तुम लोगों ने क्या सोचा है? हम लोग बोले, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता, यही है कि किराए का कोई घर ढूंढते हैं और वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो बोली, अगर किराए के घर की बजाय मैं तुम्हें मशवरा दूं, यहाँ एक नई जगह पे कॉलोनी एक बन रही है, अभी वहाँ पे आबादी नहीं है लेकिन काफ़ी घर बन भी चुके हैं। वहाँ पे प्लाट एक है जो बहुत ही सस्ता मिल रहा है, 240 गज का बहुत बड़ा प्लाट है। हाँ, कमरे जो बने हुए हैं इतने अच्छे नहीं हैं, 2 कमरे हैं, किचन है, बात है, लेकिन आने वाले वक्तों में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। मुझे किसने बताया है, तो मैं तुम्हें मशवरा दूंगी, वो मकान तुम लोग प्लाट ले लो, उसकी कीमत 2 लाख है। एहसन एकदम से चौंका और बोला, भाभी मेरे पास तो शायद कुल मिला के मेरे बैंक में 35-40 हज़ार होगा। तो वो बोली, परेशान मत हो, वो 2 लाख का है लेकिन मैं 1.5 लाख तक उस प्लाट को करवा लूँगी। और रह गई पैसों की बात, अगर तुम्हारे पास 40 हज़ार हैं, भाभी के पास भी तो जेवरात हैं जो अपने साथ लाई हुई हैं, जो उन्होंने मेरे पास रखवा दी हैं। वो जेवरात किस काम के? इसी काम के लिए है, उसको बेच दो और कुछ कर्जा हम तुम्हें दे देंगे। अल्लाह का नाम लेके प्लाट लो, हमारा कर्जा थोड़ा थोड़ा उतारते जाना, तुम्हारा अपना प्लाट हो जाएगा, तुम्हारा अपना घर हो जाएगा। घर ठीक है, इतना अच्छा नहीं है मैंने सुना है, लेकिन प्लाट तो है, इतना महंगा प्लाट। बात तो ठीक लगी थी। हमने कहा, भाभी अगर आप लोगों ने इतना एहसान किया है कि हमें रहने के लिए छत दी है और हमें उधार देने जा रहे हैं कि हम आपको थोड़े थोड़े करके दें, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अगले ही दिन शाजिया कहती है, मेरी जो ज्वेलरी थी उसको बेच दिया गया। उस वक्त की बात है जब ज्वेलरी की वैल्यू वगैरह होती थी, अच्छी खासे दाम में, 50 हज़ार में तकरीबन, वो भी मिल गई, बिक गई। ये आज की कहानी नहीं है, पुरानी कहानी। इस वक्त प्लाटों की कीमत भी बड़ी सस्ती होती थी, तो करोड़ों में बात चली गई है। 50 लाख की ज्वेलरी भी बिक गई, 50 हज़ार की ज्वेलरी बिक गई, 40 हज़ार एहसन के पास भी थे, उन्होंने अपनी तरफ से डाल के वो प्लाट खरीद लिया गया। अगले दिन हम उस प्लाट में, उस मकान में शिफ्ट होना चाहते थे, तो अहमद भाई ने कहा, भाभी अभी आप यहीं पे रहें, एक खाली मकान के अंदर जाके ज़मीन पे सोएंगी, वहाँ बंदोबस्त करना है, काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है, उसको साफ़ सुथराई करनी है, फिर कुछ बर्तन, कुछ चीज़ें, आप बेफिक्र हों। 1 हफ्ता हम मज़ीद अहमद भाई और सलमा भाभी के घर रहे। वहाँ पे पूरी सफाई हो गई, 2 चारपाइयाँ जो फोल्डिंग होती है वो भी वहाँ पे पहुँचा दी गई।
कुछ बर्तन मुझे सलमा भाभी ने दिए, कुछ इस तरह का ज़रूरियात ज़िंदगी का जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सलमा भाभी ने अपनी उठा के मुझे दी कि आप अपनी ज़िंदगी की दोनों शुरुआत कीजिए, अल्लाह आपके साथ है, हमसे जो तामुन हो सकेगा हम करेंगे। उनने कर्ज़ा भी दिया था, सामान वगैरह भी दिया। और यूँ एक हफ्ते बाद जब सब कुछ वहाँ पहुँच चुका, उस मकान को देखने के लिए हम रवाना हुए। तो जब उस दूर थी शहर से, अभी नई नहीं थी उसकी, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत कम थी। उस सोसाइटी में दाखिल हुए तो शुरू में जितने खूबसूरत बंगले बने हुए थे, मैं देखती हुई जा रही थी। मैं तो खुश हो गई, मेरी किस्मत इतनी ज़बरदस्त कि ऐसी जगह पे मुझे प्लाट और घर मिल गया, ऐसे खूबसूरत खूबसूरत घर। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गाड़ी जब उस घर के सामने जाके रुकी तो मेरा दिल एकदम से बुझ गया। उन बड़े बड़े घरों के बीच में वो एक झोंपड़ी सा लग रहा था, एक ऐसा घर जिसके ताले को खोल के हम अंदर दाखिल हुए तो अंदर एक बहुत बड़ा सहन था। सहन के आगे एक बरामदा था और बरामदे के आगे 2 कमरे बने हुए थे। उस बरामदे के बाहर एक सीढ़ी थी जो ऊपर छत की तरफ जाती थी। एक कमरा ऊपर भी बना हुआ था और राइट साइड पे ही नहाने के लिए एक अलग सा रूम था, वॉशरूम के लिए अलग सा था और उसी के आगे किचन भी बना हुआ था। कमरे इतने बोसीदा थे कि उनके अंदर प्लस्तर तक नहीं हुआ था, ईंटें नजर आ रही थी। हाँ, प्लाट वो बहुत बड़ा था, लेकिन वो कमरे ऐसे बोसीदा, ऐसे टूटे फूटे और इतने पुराने थे कि देख के लगता था जैसे किसी भूत बंगले में आ गए हों। और मैंने अपने घर के सामने बने हुए 2 मंजिला मकान को जब देखा तो देखती रह गई। और सलमा भाभी ने मेरे चेहरे पे देख लिया और बोली, शाजिया भाभी मैंने देख लिया है, मकान आपको पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, छत तो फिर छत होती है, जैसा भी है अपना तो है, कम से कम किराए का तो नहीं है। तो वो बोली, वैसे भी ये प्लाट की कीमत इससे ज़्यादा है जितने का तुमने ख़रीदा है, इसमें तो कमरे बने हुए हैं, ये कमरे बनवाने पे आओ तो 30-40 हज़ार कमरे के लग जाएंगे तुम्हारे। कल को अपनी जोड़ो, थोड़ी थोड़ी करके इसको लोन ले लेना, वो अच्छी अब नौकरी करने लगा है, ये गिरा के अपना नया मकान बनवा लेना, प्लाट तो तुम्हारा आ गया। मैंने कहा हाँ भाभी ये बात तो सही है। खैर हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। उस घर के अंदर ही हमारा पहला दिन था। शाम का टाइम हुआ, एहसन बाहर देखने के लिए गए सोसाइटी को। मैं चाय बनाने के लिए बैठी, मगरिब का टाइम होने वाला था, अंधेरा फैलने लगा था कि मैं जैसे ही चाय बनाने के लिए बैठी तो मुझे एक लड़की के गुनगुनाने की आवाज़ आई और मैं चौंकी। ओ वाओ, जो हमारे हमसाए हैं इतने खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, जो लड़की भी गा रही है कैसी खूबसूरत उसकी आवाज़ है। और उसका मैंने गाना सुना और मैंने कहा क्या बात है। चाय का कप उठा के अंदर गई कि ऐसा आते होंगे वो चाय पियेंगे। मैं अंदर चाय पी रही थी कि एकदम से उसका वो जो गाना गुनगुनाया गया था वो इतना खूबसूरत था कि उसकी अगली लाइनें मैंने गुनगुना दी हल्की आवाज़ में, लेकिन शायद उस लड़की ने सुन ली मेरी आवाज़ को, उसने उससे अगली लाइनें गुनगुना दी और मुझे इतना खुशी हुई। मैंने क्या किया, उसके गाने को सुनने के बाद एक और गाना गाया। उसकी शुरू की 2 लाइनें गा के चुप सी कर गई कि वो साथ वाली हमसाई क्या इसको सुन के गाती है। तो उसने आगे वाली लाइनें गुनगुना दी, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने फिर से एक लाइन गुनगुनाई एक और गाने की, तो उसने भी उसके आगे वाली लाइन गुनगुना दी और मैं इस तरह चाय अपनी ख़त्म करके म्यूज़िक गाने को गाती रही। थोड़ी देर के बाद एहसन आ गए, उनको चाय गर्म करके दी, चाय पी, हम दोनों बैठ गए। ये पहली रात थी, 2 चारपाइयाँ वहाँ पे पड़ी थी फोल्डिंग सी, सर्दियों के दिन थे, कंबल भी रज़ाई भी वो सारा कुछ हमें उन लोगों ने दे दिया था, अहमद भाई और सलमा भाभी ने। हम दोनों मियाँ बीवी अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। एकदम से मुझे महसूस हुआ घर के बाहर जैसे कोई पाजेब पहने चल रहा है। मैंने कहा ये पाजेब की आवाज़ कहाँ से आ रही है? क्या वो जो लड़की गाने गुनगुना रही थी वो अपने घर में कोई चल रही है जिसकी वजह से रात को उसके पाजेब की आवाज़ आ रही है? मैं कुछ देर उसकी पाजेब की आवाज़ को सुनती रही। मैं गहरी नींद से जागी थी, लेकिन फिर से मैं सो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं देखती हूँ
दरवाजे के करीब एक काली बिल्ली इस अंदाज में बैठी है कि वो पंजे मार रही है। दरवाजा सर्दियों की वजह से ठंड थी, बंद था, और वो पंजे मार रही थी। मैंने कहा ये क्या आवाज है, ये किस चीज की आवाज है? मैं उस पर चौंकी और हैरान सी हुई, लेकिन फिर मेरी आंख लग गई। शायद वो पहला दिन था, पहली रात थी, बेचैनी होती है, आपको नींद नहीं आती, इसलिए मुझे नींद नहीं आ सकी। सुबह में जल्दी उठ गई, नींद नहीं आ रही थी, ऐसा सो रहे थे। तो घर के बाहर जैसे ही मैं उठी हूं, अभी उजाला हो रहा था, बाहर धूप नहीं निकली थी, मुझे वॉशरूम जाना था। तो दरवाज़ा मैंने जैसे खोला तो वो बिल्ली जिसने पंजे मारे थे वो वहीं बाहर ही बैठी थी, लेकिन वो तो बिल्ली नहीं, एक बिल्ला था, काला स्याह बिल्ला, जो साइज़ में बहुत बड़ा था, तगड़ा उसका साइज़ था। और वो रास्ते में इस अंदाज में मुझे बैठा घूर रहा था कि पहले बैठा हुआ था, जैसे उसने मुझे देखा उठ के खड़ा हो गया और घूरना शुरू हो गया। मैंने जैसे उस बिल्ले को देखा, मेरे अंदर डर नहीं था, ऐसा सो रहे थे अंदर, तो मैंने उसको एक जिस तरह भगाने के लिए कहते हैं खश खश खश, मैंने उसको भगाने के लिए ऐसे इशारा किया, मुंह से आवाज़ें निकाली, लेकिन वो बिल्ला अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। मैं हैरान कि ये जा क्यों नहीं रहा, और उसको फिर से मैंने उसको कोई चीज़ ऐसे जैसे उठा के डराता है कि भाई भाग, तू बैठा हुआ है। मैं उसके और करीब गई तो वो उसी तरह खड़ा रहा, उसकी आंखें अजीब सी थी, डरा नहीं। तो मैं डर गई कि ये बिल्ला डर क्यों नहीं रहा। इंसान की फितरत है, बिल्ली या बिल्ला उसके सामने आ जाए और इंसान उसको भगाने की कोशिश करे और वो भागने की बजाय आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो तो आप खुद ब खुद डर जाते हैं। शायद मेरी हालत भी ऐसी हो गई थी, वो एक कदम शायद मेरी तरफ बढ़ा था और मैं डर गई। मुझे अपनी नानी की बात याद आ गई। ये जो बिल्लियां या बिल्ले होते हैं ये असल में जिन भूत होते हैं। इन्होंने बिल्ले का रूप धार रखा होता है और आपको डराने की कोशिश करते हैं। पता नहीं ये भी कोई जिन ना हो। रात भी हमारे दरवाजे के बाहर बैठ के नाखून मार रहा था और अभी डर नहीं रहा बल्कि मेरे ऊपर हमला करने आ रहा है। लेकिन मैं एक बिल्ले से क्यों डर रही हूँ? लेकिन वो जिन्नात का तसव्वुर करके मेरे अंदर जहाँ खौफ आया, मैंने फौरी तौर पे आयतुल कुर्सी पढ़ी और आयतुल कुर्सी पढ़ के जल्दी से उस बिल्ले पे फूंक मारी। जैसे उस पर फूंक मारी वो अपनी जगह से मुड़ा और चलता हुआ दीवार पे चढ़ गया। मैं उठी, अपना काम वगैरह किया, फारिग हो गई। ये दिन का टाइम था कि घर के बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ। एहसन ने 2 दिन की छुट्टी ली हुई थी। एहसन हैरान हुए कि इस वक्त कौन आ गया, हमारे घर में कौन आया है। बाहर जाके दरवाज़ा खोला, किसी से बातें करते रहे, अंदर आए तो उनके हाथ में एक नाश्ता था। वो सुबह ही सुबह नाश्ता एक आया था। मैंने कहा ये कहाँ से लेके आए? तो एहसन बोले हमारे साथ ही जो घर है वहाँ पे जवाद साहब रहते हैं, ये उन्होंने हमारे लिए नाश्ता भिजवाया है। बड़े अच्छे लोग हैं, उनको पता लगा है यहाँ पे कोई नए लोग आए हैं, आज उनका दूसरा दिन है, तो उन्होंने नाश्ता भेजा है। अपने उनके बर्तन थे, बर्तनों के अंदर नाश्ता बना के भेजा गया था। हम दोनों ने बैठ के नाश्ता खाया और खुशी हुई कि उन्होंने हमारा ख्याल रखा। सारा दिन सफाई करते हुए, मज़ीद घर को सेट करते हुए, एक औरत अपने हिसाब से इस तरह घर को सेट करती है, मैं इसी तरह लगी रही। जब शाम हुई तो ऐसा ने कहा मैं बाहर से खाना लेके आऊँ। ऐसा खाना लेने के लिए चले गए और मैं मज़ीद सफाइयाँ वगैरह कर रही थी कि मैंने देखा वो काला बिल्ला फिर से उस वक्त घर में दाखिल हो गया है। ऐसा नहीं था, अंधेरा हो रहा था, ये फिर से कहाँ से आ गया मनहूस बिल्ला। मैंने उसे देखा, फिर से उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन वो आंखों में आंखें डाल के ऐसा देखता था कि भागने के बजाय खड़ा रहता था। मुझे अब उससे डर सा लगने लगा था। मैंने एक चीज़ उठाई कोई भी कि इसको डराने के लिए इसकी तरफ फेंकूं। मैंने उठा के वो चीज़ को उसकी तरफ फेंका, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, खड़ा रहा। मैं और डर गई, क्या हुआ है इसको, ये क्यों इतना खौफनाक है। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया मैं फिर से आयतुल कुर्सी पढ़ूं। आज सुबह सुबह भी तो इसी तरह किया था, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी थी, ये भाग गया था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो बिल्ला मेरी आयतुल कुर्सी के पढ़ते ही मुझे गुस्से से इस तरह घूरा कि उसके मुंह से एक गुर्राहट निकली, बाकायदा एक अजीब सी गुर्राहट निकली, जैसे मुझे उसकी गुर्राहट से महसूस हुआ ये गुस्से में आ गया हो, गुस्से में गुर्रा रहा हो। और उसके बाद मुड़ा और मुड़ के फिर से एक दफ़ा मुझे पीछे की तरफ देखा और दीवार पे छलांग मारी और हमारे घर के अंदर जो पीपल का दरख्त लगा हुआ था उस पीपल के दरख्त के ऊपर चढ़ गया। मैं शुरू में सॉरी बताना भूल गया, उस घर में पीपल का दरख्त था और हमारा सहन इतना बड़ा था, वो कहती हैं कि उसमें आप बाकायदा पूरा साइकिल चला सकते थे, बहुत बड़ा प्लाट था।
बस वो कमरे जो थे टूटे फूटे थे, और ऊपर वाला जो कमरा था वो हमने इस्तेमाल नहीं किया था, वो स्टोर टाइप सा बना हुआ था, उसमें काट कबाड़ पड़ा हुआ था और इतना मट्टी से धूल से जमा हुआ था, भरा हुआ था, जाले लगे हुए थे कि हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। 2 कमरे नीचे काफ़ी थे, तो हमने उसको ऊपर छोड़ दिया। और मैं इसी सोच में थी कि इन दोनों कमरों में से किसको अपना बेडरूम बनाऊं। और जब वो बिल्ला पीपल के दरख्त पे चला गया तो मुझे झुरझुरी सी आई। रात को हमने खाना खाया, ऐसा बाहर से लेके आए, और जब हम सोने के लिए कमरे के अंदर गए तो बातें करते करते हम दोनों अपनी अपनी चारपाई पे सो गए। रात को पता नहीं कौन सा पहर था, कमरे के अंदर 0 का बल्ब जल रहा था कि मेरी आंख खुल गई। और जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। एहसन बाहर गए होंगे, वॉशरूम गए होंगे, तभी दरवाजा खुला है, वरना सर्दियों में हमेशा दरवाजा बंद होता है, ठंड ना आए। और उस दरवाजे की वजह से बाहर चांदनी रोशनी, चांद की जो रोशनी थी वो भी अंदर आ रही थी, कमरे में काफ़ी रोशनी थी। तो मैंने मुड़ के एहसन की तरफ देखा तो एहसन तो अपने बिस्तर पर सो रहे थे। ये तो सो रहे हैं, तो दरवाज़ा किसने खोला? शायद ये वॉशरूम की तरफ गए होंगे और वापसी पे दरवाज़ा बंद करना भूल गए होंगे। मैं अपनी जगह से उठी, दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, कमरे के अंदर घुप अंधेरा हो गया और मैं अपने बिस्तर पे आई। रज़ाई में जैसे ही घुसने लगी तो उसी वक्त मेरी निगाह सामने कोने की तरफ गई, जहाँ पे 2 बड़ी बड़ी लाल सुर्ख आंखें चमक रही थीं। एकदम से मुझे झटका सा लगा। कमरे के कोने में 2 इतनी बड़ी बड़ी लाल सुर्ख, कोयले की तरह, जिस तरह अंगारे जल रहे होते हैं, कोयले जल रहे होते हैं, कोयला जल के लाल सुर्ख हो जाता है, वैसी 2 बड़ी बड़ी आंखें थी। मैं एकदम से डर गई कि ये क्या है, क्या एहसन को जगाऊं? कमरा बहुत भारी भारी सा था। मैंने उसी वक्त आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़े। एकदम से मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म बिल्कुल रिलैक्स हो गया हो। मेरे जिस्म के अंदर तनाव सा था, खिंचाव सा था, मेरा जिस्म बिल्कुल रिलैक्स हो गया और फिर मुझे नींद आ गई। ऐसा ने सुबह ऑफिस जाना था, 2 दिन की छुट्टी थी, मुझसे बोला आपने बर्तन दे दिए थे? मैंने कहा नहीं, अभी तक जवाद साहब के पास बर्तन नहीं दिए। वो बोले जाओ ज़रा दुआ सलाम करके भी आओ, उन्होंने नाश्ता भिजवाया है, और मिल के भी आओ। मैंने कहा जी अच्छा। जब वो ऑफिस चले गए, मैंने घर को बंद किया, बर्तन जो पहले ही मैं धो चुकी थी दे के घर के अंदर बाहर निकली। साथ वाला एक बड़ी खूबसूरत बंगला बना हुआ था, उसका दरवाजे को खटखटाया। जवाद साहब ही थे जिन्होंने आके दरवाज़ा खोला। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं साथ वाले घर में आई हूँ, ये हम नए आए हैं, आपके पड़ोसी हैं, बर्तन वापस करना था। वो बोले आओ आओ मेरी बेटी, आ जाओ आ जाओ, बहुत प्यार से बोले। वो बहुत ही बुज़ुर्ग से और नफीस इंसान थे। मैं जब अंदर दाखिल हुई तो अंदर एक उसी की तरह नफीस किस्म की आंटी बैठी हुई थी जो उनकी बीवी थी। उन्हें बहुत मोहब्बत और शफकत से मेरा वेलकम किया, खुशामदीद कहा और कहा बेटी बैठो। अपनी मुलाजमा से कहा चाय बना के लाओ। वो मेरे लिए चाय बना के लाई और मुझसे बोली क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मैंने कहा आंटी मेरा नाम शाजिया है। बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है क्या? मैंने कहा जी आंटी। तो ये जो मकान तुम लोगों ने किराए पे लिया है, तुमने पहले देखा था? मैंने कहा आंटी किराए पे नहीं लिया, हमने ख़रीदा है। क्या तुम लोगों ने इस मकान को ख़रीद लिया है? मैंने कहा हाँ आंटी। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ था ज़िंदगी में कि तुम्हें ये मकान ख़रीदना पड़ा? मैं दुखी सी हो गई। उन्हें इतनी मोहब्बत और शफकत से पूछा, मेरी आंखों से 2 आंसू निकल पड़े। मैं बोली मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, बोलो। मैंने अपनी ज़िंदगी का राज उनको बता दिया कि कैसे मेरी और एहसन की मुलाकात हुई, कैसे हमारे वालिदैन ने हमारी शादी नहीं की, कैसे हमने निकाह किया और जो हालात हमारे साथ बीते थे, कैसे हम घर से निकले। ना मैं अपने माँ बाप के घर जा सकती थी, ससुराल को भी इसलिए छोड़ दिया, एहसन मुझे ले आए थे, दोस्त के घर में रहे और उनकी मदद से हमने ये मकान ख़रीदा था। वो जब कहानी सुन चुकी तो बोली बेटा तुम्हारे हालात तो वाकई बहुत दुख देने वाले हैं, लेकिन जिस घर को तुमने लिया है ये घर ठीक नहीं है। यहाँ पे बदरूहें हैं, यहाँ पे जिन्नात हैं। बेटा जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। मैंने कहा क्या मतलब आंटी? बेटा तुमसे पहले जो फैमिली रहती थी उनकी बेटी पागल हो गई थी जिन्नात की वजह से, और उसके बाद जो भी किराएदार आते थे वो फौरी तौर पे छोड़ के भाग जाते थे। आज तक इस घर में कोई नहीं रह सका। इस घर में कभी
घूंघरों की आवाज़ आती है, कभी शादी की आवाज़ आती है, कभी लड़ाई की आवाज़ आती है, कभी चीखो पुकार की आवाज़ आती है। बहुत सी बदरूहें इस घर में रहती हैं बेटा, ये बहुत खौफनाक है। तुम तो जवान हो, अभी अकेली हो, जितनी जल्दी हो सको इस घर को छोड़ दो। मैंने कहा आंटी आप तो मेरे हालात से वाकिफ़ हैं, मैं कहाँ जाऊँ? ना माँ बाप के घर जा सकती हूँ, ना ससुराल जा सकती हूँ, तो कहाँ जाओगी? तो बोली बेटा जब तक किराए का घर नहीं मिलता, मेरा घर ऊपर वाला पोर्शन खाली है, बच्चे कभी कभी रहने के लिए आते हैं, हम तो रिटायर्ड पर्सन है दोनों, तुम यहाँ पे रह लिया करो, तुम मेरी बेटी हो, कोई मसला नहीं, तुम मेरे घर में आके रह लेना, लेकिन इस घर में मत रहो। मैं तुम्हें फ़ौरन मशवरा दूंगी, इस घर में मत रहो, ये बहुत खौफनाक है। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं सोचती हूँ। उनके साथ बैठी और मैं आ गई। अब मैं जब अपने घर आई तो ये सोचते हुए आई कि हाँ, आंटी को मैंने नहीं बताया था कि वो जो भूत वाली बात कह रही हैं। हाँ, मैंने आंटी से एक और बात भी पूछी। मैंने कहा आंटी आपकी नौकरानी बड़ा रात को गुनगुना रही थी। नौकरानी वो तो शाम से पहले पहले घर चली जाती है, उनके तो नखरे बहुत हैं, मेरी नौकरानी शाम को नहीं होती। तो मैंने कहा आंटी मैंने गुनगुनाने की आवाज़ सुनी थी। वो एकदम से चौंकी और बोली वो वही है, वही बदरू, वो इसका मतलब है इसी घर में अभी तक गई नहीं जिसकी तुमने आवाज़ सुनी है बेटा। तभी तुम्हें उन्होंने मुझे बताना शुरू किया था इसी बात से कि बेटा इस घर में तो बदरू है, जिसके तुमने गाने सुने हैं वो वही बदरू है, यहाँ पे कोई नौकरानी नहीं थी उस वक्त जिस वक्त की तुम बात बता रही हो। अब जब मैं अपने घर आ गई तो मेरे अंदर ये है कि या अल्लाह मैं किस अजाब में आ गई हूँ। घर नहीं जा सकती, माँ बाप के पास ससुराल नहीं जा सकती। अहमद भाई लोगों का, सलमा भाभी का पहले ही बहुत एहसान है, उन्होंने कर्जा भी दिया है, ऊपर से ये घर हॉन्टेड है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? या अल्लाह मेरे लिए वसीला पैदा कर। मैंने वज़ू किया और फौरी तौर पे मैं नमाज के लिए खड़ी हो गई। मैंने नमाज पढ़ी, मेरे दिल को एक सुकून सा मिला। नमाज पढ़ने के बाद मैं अंदर कमरे में बैठी हुई थी कि मुझे ऊपर छत के ऊपर दौड़ने की आवाज़ आई, जैसे छत के ऊपर कोई दौड़ रहा हो। जब से आंटी ने वो बात कही थी उससे पहले ही मैं देख चुकी थी कमरे के अंदर दो बड़ी बड़ी आंखों को, और बिल्ला जिस तरह मुझे नजर आया था मैं तभी चौंक गई थी। और अब छत के ऊपर कोई भाग रहा था। मैं बैठी रही, मेरे दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन मैंने कहा मुझे जीना है, क्योंकि मैंने जिस घर में जब दाखिल हुई थी सलमा भाभी ने कहा था दुखी मत होना, इसको बना के दिखाना। तो तभी मैंने फैसला किया था अपने आप के साथ, अपने इस घर को बनाऊंगी और अपने माँ बाप को और अपने ससुराल वालों को भी इस घर में बुलाऊंगी। और मैंने तहिया किया था, और अब पता लगा था इस घर के अंदर तो जिन्नात हैं, बदरूहें हैं, और अभी कोई छत के ऊपर भाग रहा था दिन के टाइम। मैं बैठी रही, असर की नमाज मैंने पढ़ी और वहीं मुसल्ले पे ही बैठ गई। जैसे ही मगरिब की नमाज का टाइम हुआ, मैं उसी मुसल्ले पे ही बैठी हुई थी, खाना वगैरह मैंने बना लिया था। जैसे ही मैं नमाज के लिए खड़ी हुई और मैंने नमाज पढ़ने के लिए हाथ ऊपर किया तो पीछे से एक आवाज़ आई, ऐसी गूंजदार भयानक आवाज़ कि आप लरज के रह जाएं, बस कर, ये नमाजें पढ़ना बंद, ये इबादत करना बंद कर और निकल जा इस घर से, वरना तेरी मौत का बंदोबस्त कर देंगे, तुम दोनों को मार देंगे, तुम यहां नहीं रह सकते। अपना बिस्तर बांधो, बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहां से। मैंने अपनी नमाज शुरू कर दी। पीछे कहके की आवाज आ रही थी, ऐसा भयानक कहका कि मैं कांप रही थी, लेकिन मैं नमाज पढ़ती रही। और जब मैंने सलाम फेरा तो पीछे से एक जोरदार करजदार आवाज की आई, हे, मैं तुझे आज रात को ही मार के फेंक दूंगा। और मैंने जैसे ही सलाम फेरा, ये आवाज आई थी, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा जिस्म लरज के रह गया। अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो शायद मैं बेहोश हो जाती। वो एक बहुत ही खौफनाक शख्स था जिसका वजूद नहीं था, सिर्फ एक अकेला सर था। बहुत बड़े बड़े घुंघरियाले अजीबो गरीब से सफ़ेद और काले से बाल थे। उसकी दाढ़ी, पूरा चेहरा बालों से भरा हुआ था। दाढ़ी क्या थी, ऐसे बड़े हुए बाल थे, बहुत ही भयानक। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, और उसका ना ही कोई बाजू थे ना ही कोई हाथ था। वो बहुत खौफनाक सा, बड़े बड़े जो उसके कान थे, पीछे से कान इस अंदाज में थे कि निकल के ऊपर की तरफ जा रहे थे, यानी कान चूंच वाले पीछे जा रहे के ऊपर की तरफ जा रहे थे। और उसका सर अजीबो गरीब से बालों से ढका हुआ था।
और जब वो बोल रहा था तो उसके जो दांत थे वो इंसानों की तरह नहीं थे, इंतहाई बारीक सोइयों की तरह के लंबे लंबे दांत थे। जब वो बोलता था तो वो दांत सारे के सारे बाहर निकल आते थे। और उसकी आंखें लेटी हुई, हमारी जिस तरह आंखें लेटी हुई हैं, उसकी खड़ी हुई आंखें थीं। और खड़ी हुई आंखें वो झपक रहा था। मैं उसी मुसल्ले पे बैठी कांपना शुरू हो गई। वो शदीद गुस्से में था और जब वो बोल रहा था उसके मुंह से बाकायदा खून निकल रहा था। उन आंखों के अंदर से भी ऐसे खून जैसे आंसू निकलते हैं, इस तरह निकला जैसे वो शदीद गुस्से में आ गया था। और मुझे कह रहा था बस कर इसको और बंद कर इसको, नहीं तो मैं तुझे आज ही मार के काट दूंगा। मैं पढ़ती रही और मैंने उसी वक्त दरूद शरीफ बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ पढ़ती गई और उसी वक्त मुझे एक बिल्ले की चीख सुनाई दी। मैंने आंखें बंद रखी, बिल्ला गुराई जा रहा था। मैं चुप करके पढ़ती रही और मैंने पढ़ के अपने ऊपर दम किया तो मेरे एक सुकून सा मिल गया। और मैंने देखा पीछे जो बोली जा रहा था खड़ा था, अब वहां कोई नहीं था। मैं बैठी ही रही। इतनी देर में बाहर दरवाजा नॉक हुआ। जब मैं बाहर गई, पूछा कौन, तो एहसन की आवाज थी। क्योंकि जिस वक्त मैंने उस बिल्ले की गुराहट को सुना था, जो बिल्ला बहुत ज़्यादा इस अंदाज में था, उसको मैंने जैसे ही गुराहट को सुना था तो मैंने पीछे मुड़ के देखा था। उस बिल्ले को इतना बड़ा वो अब हो चुका था, काला बिल्ला, जैसे एक दरमियानी, बड़ी नहीं, दरमियानी बकरी होती है, दरमियाने बकरी के साइज़ का हो चुका था। और उसका सर अजीबो गरीब सा हो चुका था। बिल्ले की तरह उसका मुंह नहीं था, उसके मुंह पे इंसानी चेहरा था, वही चेहरा जो हवा में लहरा रहा था। एक बगैर धड़ के, बगैर बाजुओं के जो चेहरा था, वही उस बिल्ले के मुंह के आगे वो चेहरा लगा हुआ था। और अब उसके सर के बालों की जगह पे एक चोटी बनी हुई थी, जैसे हिंदू धर्म में पीछे एक चोटी बनाई जाती है, ऐसी एक चोटी बनी हुई थी। और उसी लम्हे मैंने उसको, अब उठने लगी थी, इबादत कर चुकी थी, मुसलसल विर्द करती जा रही थी, और उसी वक्त पढ़ के मैंने अपने ऊपर फूंक मारी। मेरा जिस्म रिलैक्स हुआ और जैसे ही मैंने उसके ऊपर फूंक मारी तो मेरी फूंक से एकदम से उसकी चीख निकली और वो भागता हुआ पहले दीवार पे चढ़ा और दीवार पे चढ़ के मुझे देखता रहा और इस तरह घूर रहा था कि तुझे छोड़ूंगा तो नहीं, तू बचेगी कैसे मुझसे। और मैंने देखा कि वो दरख्त पे चढ़ गया। उसी वक्त दरवाजे की मुझे आवाज़ सुनाई दी और मैं जब दरवाजे के पास गई तो पूछा कौन। दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ एहसन। मैंने दरवाज़ा खोला तो एकदम से मुझे बोला क्या हुआ है तुम्हें, मैं इतनी देर से दरवाज़ा खटखटाई जा रहा हूँ, मैं तो परेशान हो गया था, तुम घबराई हुई क्यों लग रही हो, सब खैर है ना। और मैं पहले ही फैसला कर चुकी थी कि अगर एहसन को बता दिया तो वो और परेशान हो जाएंगे। मेरे लिए वो सुबह से लेकर रात तक एक्स्ट्रा टाइम लगाकर काम कर रहे थे कि कुछ और पैसे बच जाएं। और अगर मैं उनको कहती इस घर में जिन्नात हैं तो परेशानी में क्या करते सिवाय इसके कि सर पकड़ के बैठ जाते। मैंने फैसला कर लिया था हालात से लड़ने का कि एहसन को परेशान नहीं करूंगी। मैंने कहा आइए आइए, मैं नमाज पढ़ रही थी इसलिए पता नहीं लगा। वो रिलैक्स मैंने उनको कर दिया, देखा उनके चेहरे पे परेशानी सी है। मैंने कहा क्या हुआ एहसन। वो बोले कुछ नहीं, खाना खाते हैं। हमने खाना खाया, बातें करते रहे और हम सो गए। लेकिन आज उठ के मैंने खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ बंद किया क्योंकि कल रात वो वाक़या हो चुका था उस बिल्ले वाला। और आज उस बिल्ले को मैं एक रूप में देख चुकी थी, जो वो आंखें चमक रही थी, यकीनन वो उस बिल्ले की थी। अब मुझे सब समझ आ चुकी थी, आंटी की बातें भी मुझे समझ आ चुकी थी। सब मैंने फैसला किया मुझे इस घर में रहना है और हालात का मुकाबला करना है। अल्लाह ताला है ना, मेरे पास रब का कलाम है, तो मैं डरूं क्यों। खिड़कियां, दरवाजे मैंने बंद की, अपने ऊपर दम किया, एहसन के ऊपर दम किया, हम दोनों सो गए। रात का पहर था कि मेरी आंख खुल गई उस शोर से जो घर के दरवाजे के बाहर से शोर आ रहा था। ना सिर्फ पायल की पाजेब की आवाज़ थी, बल्कि ऐसा था जैसे कोई शादी का फंक्शन होता है और उसमें तबला बजाया जाता है, ढोलक बजाई जाती है ऊंची आवाज़ में, तबला ढोलक की, और अजीबो गरीब सी आवाज़ों की आवाज़ आ रही थी, जैसे काफ़ी ज़्यादा लोग हों और वो आपस में बोल रहे हों, बहुत ऊंची आवाज में थी। मैं अपने बिस्तर पे लेटी उन आवाजों को सुन रही थी कि थोड़ी देर में एहसन की भी आंख खुल गई। एहसन कहते हैं ये कैसा शोर है, किसी की शादी हो रही है क्या। तबला बज रहा है, ढोलक बज रहा है और ये पायल की आवाज़ है, घुंघरू की आवाज़ है, कोई गाने गाने की आवाज़ आ रही है, कोई लड़की गाना गा रही है। किसी को इतनी अकल नहीं है रात के इस पर, हमसायों का तो ख्याल कर लें, इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में ये लोग गाना बजा रहे हैं।
मैं तो जानती थी, आंटी मुझे बता चुकी थी कि इसके सहन में वो आवाज़ें आती हैं गाना बजाने की, शादी आने की, शादी की। मैं अभी देखता हूँ कौन है। मैंने एकदम से एहसन को पकड़ लिया। एहसन प्लीज़ रुक जाइए, हम नए नए आए हैं, अगर बाकी किसी को कोई एतराज़ नहीं है, अगर किसी की शादी हो रही है, बाकी हमसाए सारे खामोश हैं, तो हम क्यों पंगा लें किसी से? अगर किसी की शादी हो रही है तो होने दें, हमें नहीं बोलना चाहिए। पहले उनका हक है जो यहाँ से रह रहे हैं। अभी तो हमें आए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, हमारा बोलना गलत हो जाएगा और आप चले जाते हैं, लड़ाई होगी, मैं अकेली होती हूँ। मेरी बात को वो समझ गए और रुक गए। मैंने कहा सो जाइए। शोर उसी तरह आ रहा था। थोड़ी देर हम लेटे रहे, दोनों को नींद नहीं आ रही थी कि बाहर अजान की आवाज़ गूंजी। सदा आई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और यूं वो शोर ख़त्म हो गया। मैं जानती थी वो मखलूक़ात जा चुकी हैं। एहसन उठा, नाश्ता वगैरह किया, चला गया। मैं फ़ैसला कर चुकी थी अपने आप के साथ, मुझे लड़ना है। आंटी ने सही कहा था, यहाँ बदरुएँ होती हैं। एहसन के जाते ही बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ। मैं गई तो आवाज़ आई, बीबी जी, मैं जवाद साहब का ड्राइवर हूँ, आपको आंटी बुला रही हैं। मैंने कहा मैं आती हूँ। मैं उनके घर चली गई। जैसे वहाँ पे गई तो आंटी ने कहा, बेटा तुम्हारी रात कैसे गुजरी? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। रात वो बहुत शोर आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, शोर व गुल हो रहा था, वही शादी वाली आवाज़ें आ रही थी जो कभी कभी आती हैं, वो रात फिर आई हैं। तुम ठीक हो ना बेटा? मैंने कहा हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। तुम डरी तो नहीं? मैंने कहा नहीं आंटी, हाँ मैंने देखा था आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैं फिर सो गई थी। क्या तुमने वो अपने सहन में सारी आवाज़ें सुनी और तुम सो गई? हाँ आंटी। बेटा तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो बेहोश हो जाता। हम तो यहाँ घर में थर थर कांपते रहे। हम तो खुद अपना घर बेचने की सोच रहे हैं कि इस घर को बेचें और चले जाओ। तुम कैसी बहादुर लड़की हो, ऐसी आवाज़ें आती रही और तुम डरी नहीं? मैंने कहा हाँ आंटी, बस मुझे नींद आ गई थी। वो बोले बेटा अब दोबारा इस तरह की आवाज़ें सुनाई हो, दिल घबराए तो फ़ौरन मेरी तरफ आ जाना। मैंने उनको कहा हाँ आंटी आप परेशान ना हो, मैं फ़ौरन आपकी तरफ आ जाऊँगी। मैं आंटी की तरफ बैठी रही और मैं घर आ गई। शाम को जब एहसन आए, उनका चेहरा आज मज़ीद परेशान था। कल भी परेशान था, उन्होंने बताया नहीं था। जब आज देखा उनका चेहरा मज़ीद परेशान है, मैंने कहा एहसन क्या हुआ है? वो बोले कल ऑफिस वालों ने कहा था, सोच रहे थे 2 लोगों में से या मुझे या किसी और को मीटिंग के लिए दूसरे शहर भेजने का। 3-4 दिन के लिए दूसरे शहर जाना था और मैं चाह रहा था मैं ना जाऊं, दूसरा बंदा चला जाए, लेकिन आज मेरा ही नाम निकला है और बॉस ने कहा है कि तुम ही जाओ। वहाँ पे बाहर के लोग आए होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी के लोग होंगे, तुम उनसे मिलोगे, तुम्हारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, तुम्हारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, कंपनी को फ़ायदा होगा, तुम्हें भी फ़ायदा होगा, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा सर मैं बताता हूँ आपको, मैं कैसे जाऊँ तुम्हें छोड़ के? ये घर नया नया लिया है, तुम डर सकती हो और जो हालात हैं मैं तो क्या करूँ? मैंने कहा क्या हो गया एहसन, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको मौका मिल रहा है आपको तो जाना चाहिए, मिलना चाहिए लोगों से। और तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा मेरा क्या है, मैं अकेली रह लूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा डर लगने की बात कर रहे हैं ना, डर लगा तो आंटी के पास चली जाऊंगी, नहीं तो अहमद भाई और सलमा भाभी है ना, उनकी तरफ चली जाऊंगी। आंटी ने भी कहा हुआ है वो मुझे मेरी तरफ आ जाना। अब घबरा क्यों रहे हैं? मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने उनको ऐसा मुतमईन कर दिया कि वो रिलैक्स हो गए। उस रात तो कुछ ना हुआ। एहसन सुबह उठे और खुदा हाफिज करके चले गए कि आज वो ऑफिस ही सीधे उधर चले जाएंगे। मुझे वो कह गए थे कि अब सौदा सलफ खुद ही लेकर आना, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं ले आऊँगी, आप परेशान मत हो। अब मैं सोच रही थी सौदा सलफ लेने के लिए जाऊँ तो बाहर ड्राइवर की आवाज़ आई, बीबी जी आपको आंटी बुला रही हैं। मैं गई तो उन्होंने मुझसे पूछा खैरियत, कहीं जाने की तैयारी थी? मैंने कहा हाँ मैं सौदा सलफ लेने जा रही थी। वो बोली ड्राइवर जा तो रहा है, ड्राइवर रोज़ जाता है, तुम क्यों जा रही हो? ड्राइवर को जो भी कहना है उसको दे दो, वो ले आएगा। मैंने ड्राइवर को पैसे पकड़ा दिए और ड्राइवर जो कुछ था वो लेने के लिए चला गया। मैं कुछ देर बैठी अपने घर आ गई। शाम को मगरिब की मैंने जैसे ही नमाज पढ़ी तो मुझे एक पायल की आवाज़ आनी शुरू हुई। मैं मुसल्ले के ऊपर बैठी हुई थी। अब इस घर के अंदर अंधेरा फैल चुका था। नीचे 2 कमरे हैं, ऊपर एक तय खाना है जो हर वक्त बंद रहता है, जो मट्टी और धूल से जमा हुआ है। उसी की ज़ेनों से, उसी की सीढ़ियों से कोई उतर रहा है और पाँव पाजेल पहने हुए हैं।
छन 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 की आवाज़ आ रही है। मैं अपनी जगह पे बैठी रही और वो चलती चलती जब नीचे उतर के आ गई, मैंने मुड़ के देखा तो एक हसीन और जमील लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बोली, तू अभी तक गई नहीं है? तुझसे पहले यहां पे जितने भी आए थे वो सारे डर के चले गए हैं। तुझे अपनी अगर जिंदगी अजीज है तो यहां से चली जा, नहीं तो जो पहलों के साथ हशर किया है उससे भी बुरा हशर नशर करूंगी मैं तेरे साथ। ये घर मेरा है और यहां मैं रहती हूं, निकल मेरे घर से। मैं मुसल्ले पे ही बैठी हुई थी, मैंने उसी वक्त कहा, खुदा ने अगर मुझे इस हालात में इस घर में भेज दिया है तो ये मेरा घर है, मैंने इसको खरीदा है, ये मेरी छत है, अकलौती छत, मैं क्यों निकलूं? तुम निकलो इस घर से, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। और जो रब ने मेरी मौत का दिन लिख रखा है उसी दिन ही आनी है। मरना होगा तो मैं मर जाऊंगी, जो तुम्हारे हाथों लिखा है तो तुम्हारे हाथों मर जाऊंगी, बाकी मैं नहीं जाऊंगी, तुम इस घर से निकलोगे। ये मैंने जुमले बोल तो दिए थे, ये इसलिए बोल दिए थे क्योंकि मैं अपने आप से बहुत सारी बातें सवालात करती रही थी, जब ऐसा चले जाएंगे तो मैं कैसे गुजारूंगी। तब मेरे दिल ने कहा था, अल्लाह की ज़ात पे तुम्हें भरोसा क्यों नहीं है? माना जिन्नात, भूत, प्रेत, बदरूहें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो अल्लाह का कलाम है, जो कुरान मजीद है वो तुम्हारे पास है, तो अल्लाह का कलाम पढ़ो, निकालो उनको यहाँ से। मैं एक इंसान थी, मेरे अंदर खौफ था, मेरे अंदर डर था, कपकपाहट थी, लेकिन ऑप्शन भी तो कहीं नहीं दिया। अगर मैं इस घर को इस खौफ की वजह से छोड़ती भी तो जाती कहाँ? माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती थी, ससुराल भी नहीं जा सकती थी। अहमद लोगों के तो पहले ही बहुत एहसान थे। ये सोच के जब आपके पास कोई भी रास्ता ना बचा हो ना, तो इंसान अपनी कश्तियाँ जला देता है और फिर लड़ने का मुकाबला करता है। शायद मेरे आगे हालात इस तरह के थे, मेरे पास वापसी का ऑप्शन कोई नहीं था, इस घर से जाने का ऑप्शन कोई नहीं था, इसलिए मैंने लड़ने का फैसला कर दिया था। इसलिए उस लड़की को मैं जवाब दे रही थी, मैं लड़ने को तैयार हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं यहीं रहूँगी, मेरा घर है, तुम निकलोगी। वो लड़की गुस्से से पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई। और थोड़ी देर के बाद एक और शख्स जो बहुत ही काला स्याह मकरू से चेहरे वाला था, उसके चेहरे पे सारे बाल पड़े हुए थे, वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके पूरे वजूद पे बाल ही बाल थे, लिबास नहीं था लेकिन बालों से भरा हुआ लिबास था, ऐसा जैसे रीछ की तरह उसके जिस्म पे बड़े बड़े बाल हों। उसके चेहरे पे बड़े बड़े लंबे बाल थे और वो फुदकता हुआ आया और आते ही एक बिल्ले का रूप इख्तियार कर लिया। उसने जैसे ही बिल्ले का रूप इख्तियार करा, उसका चेहरा इंसान की तरह था, ऊपर एक चोटी बनी हुई थी, पोनी सी बनी हुई थी, कान इतने बड़े बड़े थे जैसे बकरी के कान होते हैं, नीचे लटक रहे होते हैं, काले स्याह कान उसके लटक रहे थे, और उसका पीछे वाला धड़ बिल्ले की तरह था, चेहरा इंसान की तरह था, भयानक खौफनाक काला स्याह इंसान जिसका चेहरा उसके ऊपर लगा हुआ था। और उसने जब जुबान निकाली तो सांप की तरह उसकी जुबान थी। उसको देखते ही मैं, आज अकेली थी, एहसान ने भी नहीं आना था, मैं डर गई थी, लेकिन वहीं पे बैठे हुए मैंने आंखें बंद की और मैंने ऊंची आवाज़ में दरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं ऊंचा ऊंचा पढ़ती गई और वो खड़ा हंसता रहा, लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो गुस्से से धारा, बंद कर इसको, नहीं तो मैं अभी खड़े खड़े तुझे ज़मीन के अंदर गाड़ दूंगा। एकदम एक जोरदार आवाज पैदा हुई, ठा की आवाज हुई। मैं एकदम से डर गई और उस खौफ की वजह से मेरी आंखें खुल गई। एक रात का टाइम, अंधेरा, उस घर में जिन्नात हैं और एक अकेली लड़की बैठी है जिसके सामने एक जिन खड़ा हुआ है जो बिल्ले का रूप धारे हुए है, चेहरा इंसान की तरह है, और आपकी आंखें बंद हैं, आप कांप रहे हैं, अल्लाह का विर्द किए जा रहे हैं, और उसी वक्त एक ठा की आवाज़ आती है। आप डर के आंखें खोलते हैं तो देखते हैं उसी शैतान का कद इतना लंबा हो गया है कि वो खड़े खड़े वहीं पे 12 से 15 फुट ऊंचा हो गया है, और वहीं पे उसके बाजू नहीं है, उसके हाथ शुरू हो रहे हैं जो कंधे के साथ जुड़े हैं, और इतने लंबे हैं उसके हाथ ज़मीन तक आ रहे हैं, कंधे के साथ ही हाथ जुड़े हैं, और इतने लंबे के 12-15 फुट लंबे उसके हाथ हैं जो ज़मीन पे ऐसे पड़े हुए हैं। और उसके जो मैंने पाँव देखे तो वो खड़ा उस दरख्त के साथ था, और पाँव इतने बड़े थे, इतनी दूर खड़े होने के बावजूद वो लंबे पाँव मेरे करीब तक आ रहे थे। जिस मुसल्ले पे मैं बैठी थी उसके 1 फुट तक दूर, यानी एक मुसल्ले से 1 फुट दूर तक उसके पाँव ही पाँव थे। मैंने यूं देखा और उसके बाद देखा उसको, वो यूं खड़ा था। मैं थर थर कांपना शुरू हो गई, लेकिन मैंने फिर से, उसने क्या किया था उस टाइम, रूप धार के अपना पाँव ज़मीन पे मारा था, और इतने ज़मीन से मारा था कि ठा की आवाज़ आई थी और ज़मीन हिल गई थी।
उसके पाँव मारने से ऐसे लगा था जैसे जलजला आया हो। तभी मैंने डर के आंखें खोली थी और तब मैंने देखा था वही पाँव था जो उसने ज़मीन पे मारा था और वो सीधा खड़ा हुआ था और कह रहा था बस अब और मत पढ़ी, नहीं तो मैं अभी मुंह खोलूंगा और तुझे एक लुकमे में खा जाऊंगा। मैंने आंखें बंद की और मैंने ऊंची आवाज़ में और पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ऊंची आवाज़ में दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ती गई। मैंने आंखों में एक ही फिक्रा था, या अल्लाह तू है, या अल्लाह सबसे बड़ी तेरी ज़ात, या अल्लाह तू है सबसे बड़ी तेरी ज़ात। मैं जाती भी तो भाग के कहाँ जाती, आंटी के पास जाती तो आंटी मेरे शोहर को कह देती कि भाई छोड़ो इस घर में, ये तो फंस गई है, इसको निकालो। शोहर लेके जाता तो बेचारा कहाँ लेके जाता। मुझसे इतना मोहब्बत करता था कि जब माँ उसकी और उसकी बहनें मेरी बेइज्जती कर रही थी तो उससे रहा ना गया और वो मुझे फ़ौरन उस घर से निकाल के ले आया। वो मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट कर रहा था। लेकिन अब मैं अगर उठती भागती तो जाती कहाँ, एहसन मुझे कहाँ लेके जाता। मैंने फैसला कर लिया था अल्लाह से ही मदद मांगूंगी। मैं पढ़ती रही, मैं पढ़ती रही, वो बोलता रहा, मुझे नहीं पता वो क्या बोलता रहा, यहाँ तक कि मैंने देखा सब खामोशी हो गई है। मैं काफ़ी थक सी गई, उठी, बस जैसे कैसे थोड़ा बहुता खाना खाया, दिल ही नहीं कर रहा था और मैं कमरे में चली गई। जैसे ही मैं बिस्तर पे गई, कहाँ मुझे नींद आनी थी, खौफ मेरे ऊपर सवार था। लेकिन मैं अल्लाह का कलाम पढ़ती रही, अल्लाह का कलाम पढ़ती रही। पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मैंने दायरा खड़ा किया हुआ था, दरवाज़ा बंद करके पढ़ते पढ़ते, खौफ तो था लेकिन इंसान है, बशर है। आखिर एक टाइम आया कि दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मुझे जिस्म रिलैक्स हो गया और मुझे नींद सी आ गई कि एकदम से मेरी आंख खुली है उस शोर से जैसे बाहर कोई भैंस और जो उसका मेल होता है भैंसे आपस में लड़ रही हों और एक नहीं कई भैंसे हों और ऐसे ज़ोर से एक दूसरे को टक्करें मार रही हों जैसे बड़े बड़े वजूद हों जो एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे हों। ऐसे पटकने की आवाज़ें थीं और ऐसे लड़ने की आवाज़ें थी, ऐसी ऐसी आवाज़ें थी कि मैं लरज़ना शुरू हो गई, कांपना शुरू हो गई। बाहर तो एक तूफ़ान, बाहर एक क़यामत, ऐसी खौफनाक लड़ाई कि मेरा वजूद जो थर थर कांप रहा था। फिर से मैंने आंखें बंद की और अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया कि उसी वक्त एक भैंसा भागता हुआ आया। मैंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया था, भैंसा भागता हुआ आया, उसने आके ज़ोर से टक्कर मारी, मेरा दरवाज़ा उखड़ के नीचे गिर गया और मैंने उसको देख लिया। वो एक बहुत बड़ा काला स्याह भैंसा था, जो मेल होता है भैंस का, बछड़े से वो भैंसा बनता है। वो बहुत बड़ा था, जो आम इंसान पालते हैं भैंसे उससे साइज़ में कई गुना बड़ा था। जब उसने दरवाजे को टक्कर मारी थी, इतना बड़ा मुंह था उसका, सिर्फ दरवाजे में मुंह ही आ सका था। उसका वजूद पीछे बहुत बड़ा था। मैं देख के डर गई थी, मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा भैंसा नहीं देखा। तो वो भैंसा था ही कहाँ, भैंसे का रूप धारे हुए था। तकरीबन 2-3 भैंसे खड़े हों तो जो उनका हुजूम बनता है, साइज़ बनता है, उतने ही साइज़ का वो एक भैंसा था। उसने मेरा दरवाज़ा तोड़ा और फिर से वो पीछे ऐसे होने लगा जैसे टक्कर मारने लगा। मैंने उसी वक्त ऊंचा उसी लम्हे आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो ऐसे लगा जैसे बाहर से किसी ताकत ने उसको खींच लिया हो। वो इतने झटके से बाहर गया जैसे पीछे से खींचा गया हो। मैं पढ़ती रही, बाहर लड़ाई होती रही, मैं पढ़ती रही, यहाँ पढ़ती रही, लड़ाई होती रही। जब अजान की आवाज़ गूंजी अल्लाहु अकबर, तो उसी वक्त बाहर लड़ाई भी थम गई। जैसे मेरे दिल को एक सुकून आ गया। पढ़ते पढ़ते मैं उठी, मैंने वज़ू किया और मैंने नमाज पढ़ी और उसके बाद बैठ के कुरान मजीद की तिलावत की। ये तकरीबन सुबह का ही टाइम था कि वो लड़की जो पहले मेरे पास आई थी, इंतहाई खूबसूरत सी थी, जीने उतर के आई थी, वो मुझे आती दिखाई थी। मैं अपने कमरे में ही बैठी थी, वो मेरे दरवाजे में दाखिल हुई और मुझसे बोली। उसका चेहरा लहूलुहान था, उसके पूरे जिस्म के ऊपर ज़ख्म के निशान थे, वो ज़ख्मी थी और थकी हारी सी थी। वो मुझसे बोली, मेरा नाम अंकश है, मैं तुम्हें इस घर से निकालने के लिए आई थी और फिर तुमसे कहूँगी इस लड़ाई पे मत पड़ो, निकल जाओ इस घर से। मैंने अपने दिल को बड़ा करके कहा, मैं रात एक खौफनाक मंजर देख चुकी थी। मैंने कहा ये मेरा घर है, चाहे कुछ भी हो जाए, क़यामत आ जाए, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तुम्हें इस घर से निकलना होगा, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अपना अटल फैसला सुना दिया। तो मेरे फैसले को सुनने के बाद वो हारी हुई बोली, आज उसका लहजा धीमा था, उसके अंदर पहले जैसा वो नहीं था। मुझसे बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम शाजिया है,
तुम जो चाप करती हो, उस चाप ने जहाँ मुझे तकलीफ़ दी है, वहाँ जिनसे मैंने बदला लेना था उनको बहुत कमज़ोर किया है तुम्हारे चाप ने। रात भी तुम एक चाप पढ़ती रही ना, हम वज़ाइफ कहते हैं, हम कहते हैं विर्द करना, उसको चाप बोल रही थी। चाप करती रही हो, तुम्हारे इस चाप ने मेरी बहुत मदद की है। सच मानो तो जब तुम पहली दफ़ा आई थी तो मेरे दिल को तो अच्छी लगी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी तुम इस घर में रहो। मैं एक रानी हूँ, मेरा नाम अंकश है, मैं एक बदरू हूँ। पहली दफ़ा जो तुमने गाना सुना था वो मैं ही गुनगुना रही थी, और तुम्हारे गाने के जवाब में मैं ही गुनगुनाती थी। मुझे मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। मैं और मेरा प्रेमी इसी घर में आए थे छुपने के लिए। उस वक्त ये घर नहीं था, ये जंगल बरबेरान था। हम दोनों बहुत प्यार करते थे। मैं अपने इलाके की मलका थी, और जो मेरा प्रेमी था, मेरा शहजादा था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन कुछ लोग हमें मारने के लिए हमारे दुआले हो गए थे। उनसे छुपते छुपाते, भागते भागते हम यहां पहुंच गए, और उन्होंने क्या किया, हमें ढूंढ लिया और हम दोनों को कत्ल कर दिया। मेरी आत्मा यहीं भटक गई, और जो मेरा प्रेमी था उसकी आत्मा को उन्होंने यहीं पे कैद कर दिया है। और वहीं जब मेरे प्रेमी की आत्मा कैद हुई तो मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं उसकी आत्मा को यहाँ से छुड़ा के ही जाऊंगी। वो मेरी आत्मा को भी कैद करना चाहते थे, लेकिन मैं भाग गई। लेकिन मैंने लड़ने का फिर फैसला किया, और उनके साथ ही मेरी लड़ाई चल रही है। मैं अपने प्रेमी को छुड़वा के रहूंगी। जब तक वो मेरा प्रेमी नहीं छूटेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसलिए जो भी यहाँ आता था हम लोग उसको यहाँ से भगा देते थे। लेकिन तुम ऐसी आई कि तुम गई नहीं, डरी नहीं, बल्कि कुछ तुमने ऐसा चाप पढ़ा है, उस चाप का मुझे भी तकलीफ पहुंची है उस चाप से, लेकिन जो मेरे दुश्मन हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। मैंने देखा वो बहुत ज़ख्मी हुए हैं। रात भी बहुत शदीद लड़ाई हुई है, और तुम रात कोई चाप पढ़ रही थी, उस चाप की वजह से वो इतने ज़ख्मी हो गए थे। हमें इतना कम तकलीफ हुई है जितने वो ज़ख्मी हुए हैं उस चाप की वजह से जो तुमने पढ़ा है। मैं उन पर हावी हो गई थी, वो मेरे काबू में आ गए थे। मैंने उनसे काफ़ी बदला ले लिया है, लेकिन जो असल गुरु है अभी तक उससे बदला लेना बाकी है। रात उनका तो मैंने अच्छा खासा हशर नशर कर दिया है, लेकिन अभी गुरु का बदला लेना है। शाजिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अभी इस घर में रहने दो। तुम चाप पढ़ती हो, मुझे तकलीफ़ होती है, मैं नहीं रह सकती। और वो जो बिल्ले के रूप में आता है वो मेरा प्रेमी है। हम दोनों बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं। हमें रहने दो, इजाज़त दे दो, तो तुम्हारा चाप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि अगर हम तुम्हारी इजाज़त से रहेंगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, वचन देती हूँ कि मैं फौरी चली जाऊंगी जैसे ही मेरा प्रेमी आज़ाद हो जाएगा, उसकी आत्मा आज़ाद हो जाएगी। हम लोग ऊपर जो तुम्हारा कमरा है वहाँ पे रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, तुम्हें नहीं डराएंगे। लेकिन तुम भी मुझे वचन दो, तुम हमें रहने दोगी। मैंने इसको अल्लाह की रज़ा समझा, और जैसे खुद ब खुद मेरी गर्दन हिल गई, जैसे कह रही हो हाँ तुम रह सकती हो। उसने कहा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की है। और वो चलती हुई बाहर चली गई। दिन के 10-11 बजे तो बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ। ड्राइवर था, वो बोला बाजी कुछ मंगवाना है तो बता दें, और आपको आंटी बुला रही है। मैंने सब्ज़ी मंगवाने के लिए उसको पैसे दिए और मैं आंटी की तरफ गई। आंटी बहुत परेशान थी कि बेटा रात तो एक शदीद लड़ाई हुई है, भैंसे जैसे लड़ रहे होते हैं। रात तो तूफ़ान आया हुआ था, रात तो क़यामत आई हुई थी। हमारे घर में भी ऐसे लगता था जैसे ज़लज़ला आ गया हो। हम तो डरे हुए थे, यही फैसला कर रहे थे बस इस घर को छोड़ना है और जाना है। मैंने कहा परेशान थी कि तुम उठो और तुमसे पूछ सकूं बेटी कैसी हो, तुम ठीक हो। मैंने कहा हाँ आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आपके सामने हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें आवाज़ें नहीं आई रात जो कुछ हुआ है? उन्होंने कहा आंटी आती रहे, मैं क्या करूँ, मुझे डर नहीं लगता, अल्लाह का कलाम मेरे पास है। और मैं तो गहरी नींद सो गई। मैं अल्लाह का कलाम पढ़ते पढ़ते मैं तो रात को सो गई थी, मुझे तो कोई परवाह ही नहीं हुई। आंटी हैरत हुई, मुझे चाय वगैरह पिलाई, मैं बैठी रही, मुझसे बातें करती रही और मैं वापस आ गई। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ, उस रात भी मैंने अपने तमाम वज़ाइफ किए, अपनी इबादत की। वो बिल्ला फिर से मुझे नज़र आया, उसी रूप में नज़र आया, लेकिन वो दीवार पे चढ़ के बैठा रहा। आज ये था उस बिल्ले का पीछे वाला जो धड़ था वो बिल्ले का नहीं था, आज उसका मुंह इंसान की तरह था। और वो इंसान का मुंह इतना भयानक भी नहीं था, बेहतर था लेकिन अच्छा नहीं था, खौफनाक था लेकिन बहुत भयानक नहीं था। लेकिन उसके पीछे जैसे किसी कुत्ते ने रूप धारा होता है, ऐसे कुत्ते की तरह, एक लंबा कुत्ते की तरह उसका रूप था। कुछ देर वो दीवार पे चढ़ के मुझे बैठ के देखता रहा और उसके बाद वो वहीं पे मेरी आंखों के सामने गायब हो गया।
उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपनी इबादत की, खाना वगैरह पकाया, खाया, और अब खौफ कम हो चुका था। मैं फ़ैसला कर चुकी थी कि रात जो कुछ हो चुका है उसके बाद और क्या होगा। लेकिन उस लड़की की उस बात ने कि मेरा वो जो चाप, यानी मैं जो वजीफ़े पढ़ती थी, वो उनके लिए तकलीफ़ का बायस थी। यानी जो जो मैं पढ़ती थी वो बिल्ला या उस लड़की को उससे तकलीफ़ होती थी। तो अब मैं समझ गई थी कि मेरे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, अल्लाह का कलाम। जब मैं ये पढ़ूंगी तो वो खुद ब खुद भाग जाएंगे। उस रात भी मैंने दायरा कड़ा लगाया, पूरे घर को दायरा कड़ा किया, और मैं अपने बिस्तर पर पढ़ते पढ़ते सो गई। सुबह उठी, उस रात कुछ भी नहीं हुआ। अगली 2-3 रातें भी बिल्कुल खैरियत से गुजर गई। मैं आंटी की तरफ भी चक्कर लगा आती, और अहमद एहसन वापस आ गए। वो बहुत खुश थे, उनकी मीटिंग बहुत अच्छी हुई थी और बहुत ज़बरदस्त उनको रिस्पांस मिला था, जिससे उनकी तनख्वाह बढ़ने के भी चांसेस बढ़ गए थे। और ऐसे ही हुआ, उनकी तनख्वाह भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई। अब उस घर में वो लड़की कभी कभी मुझे नज़र आती, लेकिन ऊपर छत पे खड़े हुए मुझे हाथ हिलाती ज़ख्मी हालत में और चली जाती। उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था। एहसन और मैं बैठते, खाते पीते, सब कुछ नॉर्मल था। तकरीबन 3 महीने बाद एहसन घर में दाखिल हुए। ये चौथा महीना था। तो शदीद खुश थे, आते ही नाचना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले एक दोस्त ने एक प्राइस बॉन्ड मुझे बेचा था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने मुझे दे दिया था, और वो जो मैंने प्राइस बॉन्ड रखा है तो मेरा पहला इनाम निकल आया है, मेरा 5 लाख का इनाम निकल आया है। और वो झूम रहे थे, हम इस घर को तोड़ेंगे, नया घर बनाएंगे, इस घर को तोड़ के हम अपना एक नया घर बनाएंगे, ये कमरे गिरा के नए बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं अभी काम करता हूँ, ऊपर वाला पोर्शन जो है इसको तोड़ता हूँ, यहाँ पे तो अपना सेटिंग बनाता हूँ। और मुख्तलिफ मुझे बता रहे थे ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, और मैं 1-2 दिन तक प्लस्तर तो अंदर जल्दी से करवा देता हूँ। वो रात हमने सोई, और जैसे ही एहसन जॉब पे गए, शाम होने वाली थी, वो लड़की मेरे पास आ गई और मुझसे बोली, जहाँ तुमने मेरे साथ एक एहसान किया है, एक एहसान और कर दो। अपने शौहर से कहो अभी वो इस घर को ना तोड़े, ऊपर वाला कमरा उन्होंने तोड़ दिया, हम दोनों नहीं रह सकेंगे। बस थोड़ा वक्त रह गया है मुकाबला करने का, मेरा प्रेमी आज़ाद होने वाला है, और मैंने अपना वचन जो आपको दिया था, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, बस मेरे ऊपर एक और एहसान कर दो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। और मैंने उसे कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी अपने शौहर से कहने की। एहसन आया, अब वो तैयारियों में थे कि ऊपर वाला पोर्शन बनाते हैं। तो मैंने एहसन से कहा एहसन अभी रुक जाइए, थोड़ा टाइम रुक जाइए, हम बनवाते हैं, पहले प्लस्तर करवाते हैं, ये कराते हैं। मैंने उनको खैर जैसे कहते कायल कर दिया, और वो कायल हो गए। अब घर के अंदर कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, लेकिन एक रात ऐसा बाहर तूफ़ान आया, ऐसा बाहर तूफ़ान आया कि एहसन गहरी नींद में थे और वो नहीं उठे। लेकिन मैं हैरान थी एहसन क्यों नहीं उठे। मैं डर भी गई, लेकिन देखा वो जाग रहे हैं, बेहोश नहीं हैं। मैं डर गई थी, ऐसे क़यामत में तो उनको जाग जाना चाहिए था। बाहर ऐसी लड़ाई थी जैसे मुख्तलिफ जानवर जो बहुत हैवी हों, हाथी की तरह का उनको कदो कामत हो, बहुत भारी भरकम उनके जिस्मों, आपस में टकरा रहे हों, आपस में लड़ रहे हों, चीखो पुकार कर रहे हों। ऐसी एक लड़ाई थी, ऐसी एक लड़ाई थी कि अल्लाह की पनाह, मैं कांपती रही, एहसन की तरफ देखती रही कि अब इनको क्या कहूँगी, ये क्या है। हाँ, वो एक मैं बात बताना भूल गया, वो जब लड़की आई थी, वो जो मेरा दरवाज़ा टूट के बाहर गिरा हुआ था, वो खुद ब खुद वापस अपनी जगह पे चला गया था। और जब एहसन सोए रहे और बाहर ऐसा तूफ़ान आया, ऐसा तूफ़ान आया कि आखिरी एक चीख जो सुनाई दी, एक मर्द की चीख थी, और ऐसी भारी भरकम चीख थी कि एहसन भी झटका मार के उठ गए। और उसी वक्त ऐसी आवाज़ें आई जैसे तलवारें टकरा रही हों, और मुख्तलिफ मर्दों की मरने की आवाज़ें हों, और वो तड़प रहे हों और मर रहे हों। एहसन एकदम से डर गए और कहते हैं ये बाहर क्या हो रहा है। मैंने कहा एहसन बस रुक जाइए। वो बोले नहीं, बस जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ो, इस घर को बेचो, मैं कल ही इस घर को बेच देता हूँ, भाई भूत हैं। मैंने तुम्हें नहीं बताया इस घर में भूत हैं। वो बहुत डर गए थे, ये भूत ही हैं, ये हमारे सहन में, तुम डरो मत, हम कल ही घर छोड़ देंगे, कल ही कहीं जाएंगे। वो डरे रहे, मैं लेटी रही। सुबह की अजान हुई, हम दोनों ने नमाज पढ़ी, और मुझसे बोले आज मैं आता हूँ, कुछ बंदोबस्त करते हैं, बेफिक्र हो, तुमने डरना नहीं, आज मैं जल्दी आ जाऊँगा। एहसन जैसे ही गए, मैं अपने कमरे में थी, वो लड़की आ गई और बोली मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ, तुम्हारे उस चाप की वजह से जो तुमने रात भी वो चाप किया था,
जब वो ज़लज़ला आया, जब वो क़यामत आई, तुम अंदर से मुसलसल चाप कर रही थी जिसने मुझे फ़ायदा दिया। इस दफ़ा ये हुआ कि तुमने मुझे रहने की इजाज़त दी हुई थी, तुम्हारे चाप से मुझे नुकसान नहीं हुआ, उनको ज़रूर नुकसान हुआ, इसलिए मैं उन पर फ़तह याब हुई, मैंने उनको मार डाला है और अपने प्रेमी को आज़ाद करा दी है। और इशारा किया साइड पे, तो एक शख्स जिसने एक नवाबों की तरह का लिबास पहन रखा था, गले में बहुत सी मालाएं पहन रखी थी, सफ़ेद लिबास था और एक बहुत खूबसूरत सा एक ताज सा पहन रखा था और एक रेशमी सा कपड़ा अपने बाजू में गिरा रखा था। वो आया, आते ही उसने हाथ जोड़े और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। और बहुत सारी शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से मैं आज़ाद हुआ, अब हम दोनों आज़ाद हो चुके हैं। उन्होंने जब हमें मार दिया था, मारने के बाद वो भी मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं यहीं पे भटकती रहीं और हमसे लड़ने के लिए आती थी कि ये मुझे छुड़वा ना सकें, लेकिन उसके आपके चाप ने हमारी मदद की और हम आज़ाद हो गए। आज हम दोनों हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि हम जा रहे हैं। दोनों ने झुक के उसको आदाब बजा लाया और उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, ज़िंदगी में हमारी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अगर हम अपनी दुनिया को वापस ना लौट गए तो, अगर हम अपनी दुनिया की तरफ चले गए तो हम कभी नहीं आएंगे, वरना ज़रूर आपकी मदद करेंगे। वो दोनों चले गए। जब एहसन आए तो मैंने एहसन से कहा कि वो कह रहे थे मैंने घर का बंदोबस्त कर आया हूँ। मैंने उसे कहा, एहसन अब मैं आपसे कह रही हूँ आज के बाद इस घर में कुछ नहीं होगा। करे क्या मतलब? मैंने कहा, वो जो तूफ़ान, वो क़यामत आनी थी, अब वो जा चुकी है, मैंने उसका मुकाबला किया है। कहते हैं मैं समझा नहीं। मैंने बोला, और मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उनको एक एक बात बता दी। मैंने अंकश की बात भी बता दी कि वो आज शुक्रिया अदा करने आए थे और किस तरह मैंने पहली दफ़ा उनको देखा। वही लम्हा था जब मैं घबरा जाती, डगमगा जाती, लेकिन मेरे दिल में ये था, जो एहसान मेरे लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आज मैं उनको बता दूं यहाँ पे जिन्नात हैं, वो तो डर जाएंगे, दफ्तर में काम भी नहीं कर सकेंगे, मेरे लिए तड़पते रहेंगे, परेशान रहेंगे, फिर मैं उनको परेशान करूँ, कहाँ लेके जाएंगे? ये भी तो कितनी मुश्किलों से घर ख़रीदा था, सिर्फ 40,000 आपका, मेरे गहने भी कहते, और उनका कर्जा देना था जो अभी हमने देना है। उस इनाम जीतने के बाद हमने उनका कर्जा लौटाया है। अब जब ये घर खाली हो चुका है तो इतना बड़ा प्लाट है, याद है आंटी ने क्या कहा था कि 3.5 लाख का प्लाट तुम्हें 1.5 लाख में मिला है, तो इस वजह से ही कि ये हॉन्टेड है, यहाँ पे जिन्नात हैं, वरना तो खाली प्लाट की कीमत यहाँ पे 3.5 लाख है और हमने ये घर पूरा 1.5 लाख में उस वक्त ख़रीदा था। आज जब अब ये क्लियर हो चुका है तो इतना महंगा प्लाट हम क्यों बेचते हैं? जो पहले से लोगों के यहाँ मशहूर है कि ये जिन्नात वाला है, तो पहली बात है इसको ख़रीदेगा कौन? औने पौने हम बेचेंगे या बिकेगा ही नहीं। तो बेहतर नहीं, जब ये घर क्लियर हो चुका है और मैं आपको सारे हालात बता चुकी हूँ, आप परेशानी की कोई बात नहीं, तो डरना कैसा? एहसन मुतमईन हो गए और ऐसा ही हुआ। उस घर में उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एहसन की ऐसी तरक्की होती गई। वो जाते हुए दुआ दे गए थे, हमें कह गए थे कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, और एहसन वाकई ऐसी तरक्की करते गए कि जॉब भी चेंज हो गई, वो मैनेजर बन गए, बहुत अच्छी सैलरी हो गई और उसके बाद 5 लाख हमारा इनाम भी निकला था। इस घर को हमने आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज में तोड़ के बनाया कि बिल्कुल एक बेहतरीन, इस सोसाइटी की सबसे बेहतरीन। टाइम लगा आहिस्ता आहिस्ता, पहले हमने शुरू में प्लस्तर करवाया, अटैच बाथरूम बनवाए, फिर बाहर ठीक किया, फिर ऊपर वाला कमरा हमने गिरवाया, उसको नया ऊपर बनाया। इस तरह करते करते एक टाइम आया, पूरे प्लाट को गिरा के हमने एक बेहतरीन शानदार सी ऐसी कोठी बनाई कि इस सोसाइटी में ऐसी कोठी किसी की भी नहीं थी। वो अंकश जाते हुए मुझे कह गई थी कि तुम्हें इतना मिलेगा, हम तुम्हें दे के जा रहे हैं कि तुम इस इलाके के सबसे अमीर होगे, और ऐसा ही हुआ। इस इलाके की सबसे बेहतरीन गाड़ी बंगला हमारे पास था। और जो मैंने तहैया किया था कि मैं अपने माँ बाप को और ससुराल को बुलाऊंगी, जब हमारी कोठी वो बन गई, आंटी को भी पता लग चुका था कि घर क्लियर हो चुका है, आंटी के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, और जब हमारी कोठी भी बन गई तो मैं अपने माँ बाप को बुलाया, और मेरे माँ बहन भाई जब आए, घर को देख के हैरान रह गए। और एहसन ने जब अपने वालदैन को भी बुलाया था तो वो आए, तो इस घर को, कोठी को देख के हैरान रह गए थे। लेकिन अब क्या था, वो लड़ तो सकते नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बना दिए, क्योंकि हमने उनको बहुत वापसी पे तोहफे दे के भेजे थे। एहसन के माँ बाप को जब मेरे माँ बाप आए, उनको भी तोहफे दे के भेजे थे, और यूँ मेरे माँ बाप और एहसन के माँ बाप की भी आपस में सुलह हो गई थी। अब उन दोनों घरानों का हमारे घरों में आना जाना था और हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज भी हमारा घर उसी सोसाइटी में है, लेकिन वो अब एक बहुत बड़ी अमीर सोसाइटी बन चुकी है, कोई भी खाली प्लाट नहीं है, और इर्द गिर्द शहर बड़ा हो के भी इसके करीब आ चुका है, और शहर के मौजूद एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जहाँ पे हमारा घर है और हम वहाँ पे रह रहे हैं।
लेकिन कोई भी नहीं जानता इस प्लाट के बारे में। आंटी और जो अंकल थे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ मैं और मेरा शौहर जानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। और हमने अब नाम चीज़ें वगैरह नहीं बताई, इसलिए कोई पहुंचना भी चाहे हम तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन ये एक मेरी सच्ची कहानी है कि औरत अगर ठान ले, रब का कलाम उसके पास हो और वो हिम्मत ना हारे, तो बड़ी से बड़ी चीज़ का भी वो मुकाबला कर सकती है। जिन भूत प्रेत आत्माएं बदरूहें कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, औरत डर जाए तो सब ख़त्म हो जाता है। मैं अगर उस दिन डर जाती तो आज ये कुछ भी ना बनता। मैं डट गई और अल्लाह के कलाम की वजह से मैं आज ना सिर्फ घर बना चुकी हूँ, बल्कि मेरा पैगाम दीजिएगा सबको, किसी के साथ भी जो आपकी कहानी सुनते हैं, किसी के साथ भी कभी जिन भूत प्रेत आत्मा किसी चीज़ का भी चुड़ैल का वास्ता पड़े, तो आपके पास रब का कलाम मौजूद है। दरूद शरीफ पढ़िए, बेइंतहा पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़िए, बेइंतहा पढ़िए। वो जिन भूत जल जाएंगे, आपसे दूर भागने पर मजबूर हो जाएंगे।